हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आज आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पढ़ाया तो मैंने सब कुछ है, ध्यान से देखना, इसको जल्दी से देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। तो चलिए देखिए, बात करते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना की। इसमें क्या याद रखना आपको आपको जैसे देखिए, परमाणु क्या होता है आप जान रहे हैं, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु। परमाणु मुख्यतः तीन कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, इसके बारे में अगर बहुत कुछ नहीं जानते तो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उसमें एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड लगाए थे, और जब इसमें इनर्ट गैसेस को भर दिया था और यहाँ पर जब प्रेशर बहुत लो किया था तो उन्होंने देखा था कि कुछ रेज है एनोड से निकल के कहाँ जा रही है, कैथोड की तरफ। तो एनोड से वो उत्पन्न हो रही है, कैथोड की तरफ जा रही है, और एनोड आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड है और कैथोड आपका कैसा इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो इन रे का नाम दिया गया एनोड रेज। क्या दिया गया, एनोड रेज। या इन्हीं को एनोड से हो रही तो निगेटिव थी, बाद में इन्हीं का नाम कहा गया एनोड रे को ही बाद में क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। बाद में गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने कैथोड एनोड लगाया, बीच में परफोरेटेड कैथोड जब यूज किया था तो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही थी इस होल से पास होकर के, उनका नाम था कैनाल रे। कैनाल रे या कैथोड रे, इन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन या पॉजिटिव रे। तो याद रखिएगा, एनोड रे, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, एनोड रे यानी निगेटिव रे यानी कि इलेक्ट्रॉन, कैनाल रे या कैथोड रे यार, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटॉन। और इसमें जो विशेष बात ध्यान रखने की है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश यानी चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ प्रोटॉन पे, यहाँ पे जहाँ पे माइनस वहां पे क्या कर दीजिए, प्लस। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है। इनका मास याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। हाँ, अगर इसको किलोग्राम में करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन का आवेश आप देख रहे हो 1.673 इंटू 10⁻27 ग्राम। न्यूट्रॉन पे देखिए ध्यान, 1.673 होता है 1.675, यानी न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसका मास ज्यादा है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसका मास ज्यादा होगा, न्यूट्रॉन का। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब तक ये माना जाता था कि परमाणु आपका अविभाज्य कण है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ध्यान दीजिए, इनका इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इस बात को भी याद रखिएगा। ईटा पर नाचे आप जान ही रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भाई, थॉमसन ने। किसने की थी, थॉमसन ने। विलियम क्रुक्स ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। प्रोटॉन का किया था गोल्डस्टीन ने। किसने किया था, गोल्डस्टीन ने, इसको भी याद रखना। प्रोटॉन का किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन का किसने किया था, जे जे चैडविक ने। किसने किया था, चैडविक ने। और अगर आपसे बात किया जाए केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज, न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज किसने की थी भाई, किसने की थी, रदरफोर्ड ने। किसने किया था, रदरफोर्ड ने। तो ये बात आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज जे जे चैडविक ने, और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। अब हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से। अब जब इनकी खोज हो गई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तब अब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए कैसे जाते हैं। तो 1903 में जब ये मॉडल किया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो उस समय न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इन्होंने थॉमसन के परमाणु मॉडल को हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल कहता है कि जो परमाणु है वह एक धनावेश का गोला है। किसका है, एक धनावेश का गोला है, यानी कि ये गोलाकार धनावेश, इसमें धनावेश पूरे भाग में फैला हुआ है। धनावेश पूरे भाग में फैला हुआ है, धनावेश का एक गोला है। और इसी धनावेश के बीच में इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे हुए हैं जैसे कि तरबूज के लाल वाले हिस्से में काले बीज धसे हुए होते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि जब तरबूज को कट करते हैं तो जो रेड पार्ट है उसको कहते हैं प्रोटॉन, जो पूरा रेड पार्ट है तरबूज में, और उसमें जो ब्लैक सीड इम्बेडेड है उसको कहा गया इलेक्ट्रॉन। इस कारण इस मॉडल को हम लोग कहते हैं तरबूज मॉडल। क्या कहते हैं, एक मॉडल और जिसका नाम है भाई तरबूज मॉडल। दूसरा ध्यान दीजिए, जैसे कि जो क्रिसमस वगैरह पे जब बर्थडे पे आप केक काटते हो तो देखते हो कि नीचे जो व्हाइट केक रहता है उसको इन्होंने कहा कि वो प्रोटॉन है, और ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं उसको क्या कहा कहा इन्होंने, वो इलेक्ट्रॉन है। तो उस समय न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो इसलिए इसका एक मॉडल और है पुडिंग मॉडल। इसको क्या कहा जाता है, पुडिंग मॉडल। तो आप ध्यान रखिएगा, वही है। सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या बताया कि परमाणु
एक धनावेश का गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे हुए हैं जैसे कि तरबूज के लाल वाले हिस्से में बीज, इसलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल कहा गया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है, परमाणु एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन है भैया उतने ही क्या है प्रोटॉन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तभी क्या हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अब हम बात कर लेते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां। थॉमसन के परमाणु मॉडल की जो मुख्य कमी रही, देखिए न्यूट्रॉन की जैसे ही खोज हुई तो ये न्यूट्रॉन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं थे, वहीं पे इनका परमाणु मॉडल फेल हुआ। दूसरी बात, जब रदरफोर्ड ने अपना अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया, तब यह परमाणु मॉडल फेल हो गया क्योंकि नाभिक की खोज हुई। और इन्होंने क्या बताया, रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो प्रोटॉन होता है वो सूक्ष्म भाग में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, जिसको हम नाभिक कहते हैं, यानी केंद्रक कहते हैं ना, नाभिक कहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इन्होंने बताया था कि तो प्रोटॉन तो पूरे भाग में फैला होता है, लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बाद ये पता चला कि प्रोटॉन यानी एक सूक्ष्म एरिया में पाए जाते हैं बीच में, जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो यह परमाणु मॉडल फेल हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, परेशान मत हुए, देखिए ये सब याद कर लीजिएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझने से पहले रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग समझते हैं। ध्यान दीजिए क्या हुआ था कि इन्होंने अल्फा कण का सोर्स लिया जहां से अल्फा कण निकल सकते हैं, उनको एक निकोल प्रिज्म के थ्रू पास कराया ताकि एक ही डायरेक्शन में जाए। और ये जब कणों की बम्बार्डमेंट इन्होंने सोने की पतली पन्नी पर कराई, सोने की पतली पन्नी पर जब ये अल्फा रे यानी अल्फा किरणें पड़ रही थी, अल्फा रे जब इस सोने की पतली पन्नी, ये क्या है आपकी सोने की पतली पन्नी, जब ये सोने की पन्नी पर पड़ रही थी तो क्या हो रही थी कि मैक्सिमम रे स्ट्रेट लाइन में जा रही थी। किसमें जा रही थी? स्ट्रेट लाइन में। मैक्सिमम रे स्ट्रेट लाइन में जा रही थी। एक आध रेज क्या हो रही थी, लगभग 2000 में से एक आध रेज डिफ्लेक्ट हो जा रही थी, अपने पास से कहां हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी, या कुछ रेज बैक आ जा रही थी। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो मैक्सिमम रे स्ट्रेट चली जा रही थी, इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का मैक्सिमम एरिया होलो है, और सेंटर से या कुछ जगहों से, एक आध जगहों से 2000 में से एक आध किरणें पीछे आ जा रही थी या अपना रास्ता बदल रही थी। उनसे निष्कर्ष निकाला कि वही सूक्ष्म भाग परमाणु का क्या है भाई, नाभिक है, जहां पे धनावेश उपस्थित है, जिससे कि अल्फा किरणें जो हमारी धनावेशित किरणें हैं, इस पर पड़ने के बाद टकरा करके अपना मार्ग बदल दे रही है या पीछे आ जा रही है। तो इस प्रकार नाभिक की खोज हुई। इसके आधार पर देखिए ध्यान से, इन्होंने पहले तो बताया कि परमाणु का अधिकतम भाग खोखला है और जो धनावेश है वो सूक्ष्म भाग में स्थित है जिसका नाम नाभिक है, और नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसीलिए प्रोटॉन का धनावेश यहाँ पे दिखाई देता है आपको। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं न्यूक्लियन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मास यानी किसी भी परमाणु का जो भार होता है डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर। ए बराबर पी प्लस एन। इलेक्ट्रॉन पर क्यों नहीं डिपेंड करता? क्योंकि उसका जो मास होता है वो बहुत नगण्य होता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं परमाणु मॉडल की। ये तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था। तो चलिए देखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये कहता है कि परमाणु गोलाकार होता है। चलिए ठीक है, परमाणु गोलाकार होता है, यानी धनावेश सूक्ष्म एरिया में उपस्थित होते हैं, जिसको कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। दूसरी बात इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ इस प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह, सूर्य के चारों ओर ग्रह। इन्होंने बताया नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह, जैसे प्लेनेट मूव अराउंड सन, वैसे इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस। ओके, तो इस कारण इस मॉडल को हम सोलर प्लेनेट मॉडल या सौर ग्रह मॉडल कहते हैं। कौन सा मॉडल कहते हैं इसको? सौर ग्रह मॉडल कहते हैं। सौर ग्रह मॉडल या सोलर प्लेनेट मॉडल इसी को कहा जाता है रदरफोर्ड का परमाणु, क्योंकि इन्होंने ग्रहों की तुलना, जो प्लेनेट है उनकी तुलना इलेक्ट्रॉन से की और सूर्य की तुलना किससे कर दी? केंद्रक से। अब देखिए यही बात थी। अब बात आई कि हाँ, एक चीज और इन्होंने बताया कि होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए परमाणु, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष क्या रहे, कमियां क्या रहे। होता क्या है कि जैसे जब कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल जब लगातार मूव करता है तो एनर्जी का क्या करेगा, वो लॉस करेगा। जैसे मान लीजिए आप ही लगातार दौड़ रहे हो तो ऊर्जा कम होगी आपकी, तो जब वो एनर्जी को लगातार लॉस कर रहा है तो क्या होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस करेगा तो एक समय
रुक जाएगा। रुकने के बाद क्या होगा कि केंद्रक जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। तो उसका कारण इन्होंने क्या बताया कि जो होता क्या है, जैसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, जो कि अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर देगा, बैलेंस। इन्होंने क्या रीजन उसका बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस द अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर देता है, बैलेंस। लेकिन बाद में ये गलत हो गया था इनका, है ना। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रॉन का, वो अट्रैक्शन फोर्स जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला, उसको क्या कर देता है, काउंटर बैलेंस कर देता है। तो ध्यान दीजिए। अब बात आती है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दोष क्या क्या रहे। पहले तो मैक्सवेल के इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जब एक्सीलरेशन हो रहा है सर्कुलर पाथ पे किसी माइक्रोस्कोप तो एनर्जी लॉस करेगा तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इससे मॉडल फेल रहा। दूसरी बात है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को प्लैनेट से कंपेयर कर दिया। किससे कंपेयर कर दिया, प्लैनेट। तो प्लैनेट बहुत बड़ा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, न्यूक्लियस बहुत छोटा पार्टिकल है, सूर्य बहुत बड़ा पार्टिकल है, तो उससे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो ये सब इनकी कमियां रही। और ध्यान दीजिए कि ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। इस कारण जो स्पेक्ट्रम होता है, जैसे कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब लॉस करता है तो इमिशन स्पेक्ट्रम आते हैं, उसकी कोई व्याख्या ये नहीं कर पाए थे। तो ये था आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब बात कर लेते हैं बोर के परमाणु मॉडल की। बोर का परमाणु मॉडल को ध्यान दीजिए। बोर ने क्या बताया, सबसे पहली बात जो उन्होंने बताया था कि रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जैसे कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरता, ये वो नहीं बता पाए थे। तो इन्होंने बताया, कहा कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में एक निश्चित वेग से एक निश्चित ऊर्जा के साथ घूमते हैं। ध्यान दीजिए, यानी सभी जो कोष होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको उन्होंने कहा कि ऑर्बिट या कोष उन्हें कहा जाता है। सबकी ऊर्जा निश्चित होती है और इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से घूमते हैं, इसी कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते हैं। तो जैसे इन्होंने एनर्जी लेवल डिवाइड कर दिया कि के एनर्जी लेवल, एल एनर्जी लेवल, एम एनर्जी लेवल और एन एनर्जी लेवल। तो पहला एनर्जी लेवल के था, दूसरा एल था, तीसरा एम था और चौथा एन था, ऐसे के एल एम एन ओ पी। तो उन्होंने बताया किसी भी एनर्जी लेवल यानी किसी भी कोष में, कोष कह सकते हैं, एनर्जी लेवल कह सकते हैं के को, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 2n स्क्वायर हो सकती है। क्या हो सकती है, 2n स्क्वायर, जहां n बराबर किस कोष की आप बात कर रहे हो, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, कि चौथे की। तो ध्यान दीजिए के की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला कोष है तो 2n स्क्वायर यानी 2 into 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन। के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसी आधार से उन्होंने बताया कि इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ में 8, 18 और 32, और इनका एक ऊर्जा स्तर है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ सकता। तो ये बात होती है। और दूसरी बात, इन्होंने स्पेक्ट्रम की व्याख्या की कि जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो एनर्जी लेवल है, तो यहाँ पे जाने के लिए इलेक्ट्रॉन उसे वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगी। और यहाँ से यहाँ आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, तो उससे क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाए ये 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। दूसरी चीज उन्होंने बताया कि एक निश्चित कोणीय संवेग से घूमता है, तो जो कोणीय संवेग होता है mvr इक्वल nh/2 होता है, जहां पे n की वैल्यू 0 निगेटिव नहीं हो सकती है। ये जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, इन्होंने बताया था बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या कहा भाई कि चलिए ठीक है, गोलाकार होता है, विद्युत उदासीन होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऑर्बिट में एक निश्चित ऊर्जा वाले कक्षक में एक निश्चित वेग से घूमता है, जिसका कोणीय संवेग इतना होता है। किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर हो सकती है, जो आप देख ही रहे हो। तो इस प्रकार अब देखो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, थॉम्सन का परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर आवेश, इतना पढ़ने के बाद आप क्वांटम संख्या पढ़ लीजिएगा। क्वांटम संख्या मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना। 13 मिनट का लेक्चर है, लिंक मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल यानी अफबाऊ नियम। अफबाऊ नियम क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उपकोष में यानी एसपीडीएफ में, उपकोष में निम्न ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की तरफ भरते हैं। यानी कि ऐसे उपकोष जिनका एनर्जी कम होता है वो पहले भरे जाते हैं, और जिसका ज्यादा होता है वो बाद में भरे जाते हैं। वो किस आधार पर इन्होंने एनर्जी बताया, यानी इनका नियम है n+l रूल पे आधारित है। किस पर है, n+l रूल पर। n+l रूल क्या कहता है कि जिसके n+l का मान कम होगा, कम, उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। और जिसके n+l का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी।
तो जिसकी ऊर्जा कम होगी वो पहले भरा जाएगा। अगर किसी केस में n प्लस l का मान समान है तो जिसके n का मान कम होगा, जिसके n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, वो पहले भरे जाएंगे। n और l क्या है, यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या और ये कौन सा क्वांटम संख्या, दिगंती यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा दिए, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम n प्लस l रूल। अब जैसे देखो तो होता क्या है कि 1s और 2s में पहले कौन भरा जाता है, 1s। ऐसा क्यों होता है, इसका देखिए n की वैल्यू क्या है 1 और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, इसके लिए n की वैल्यू क्या है 2 और इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ पर क्या है 2 प्लस 0 यानी 2 और यहाँ पर 1 प्लस 0 यानी कि 1। तो n प्लस l का मान किसका कम है, इनका 1s का n प्लस l का मान का कम है, इसलिए 1s पहले भरे जाते हैं और 2s बाद में। तो अब इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है, आप बनाना सीख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। एक बार फिर से आपको बता दें कि अपवाओं का नियम यह है कि इलेक्ट्रॉन उपकोषों में निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ऐसे उपकोष जिनकी ऊर्जा कम होती है वो पहले भरे जाते हैं और ऐसे उपकोष जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है वो बाद में भरे जाते हैं। ऊर्जा हम कैसे पता करते हैं, n प्लस एल के नियम के आधार पर। n प्लस एल नियम ये कहता है जिसके n प्लस एल का मान कम होता है उसकी ऊर्जा कम होती है, वो पहले भरा जाएगा, और जिसके n प्लस एल का मान ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। अगर किसी केस में n प्लस एल का मान समान होता है तो जिसके n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखो ध्यान से, डायग्राम आप देखते होगी कैसे पापा ने बनाया था, 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। ऐसे होता है 2p 3p 4p 5p और 6p, 3d 4d और 5d, 4f और 5f, ये होता है 6d 5f। बस ऐसे कर दीजिए क्रॉस एरो। देखो ध्यान से, पहले कौन भरा जाता है, ऐसे इसका हेड से टेल मिला दीजिए, यहां से एनर्जी लेवल का एक क्रम आ जाएगा, यानी पहले सबसे पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1s में, फिर 1s के बाद किससे जाएगा 2s में, 2s के बाद कहां जा रहा है, देखो ध्यान से 2p में, 2p के बाद कहां जा रहा है 3s में, और 3s के बाद कहां जा रहा है 3p में, 3p के बाद कहां जा रहा है 4s में, 4s के बाद कहां जा रहा है 3d में। तो ऐसे आगे हो जाएगा। इसी से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। इस बात को याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए एक क्रम तो है ही, यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम कितने रह सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, यस में कितने रह सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब इस आधार पर देखो, जैसे मान लो तुमको निकालना है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, जितना परमाणु क्रमांक होता है बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दो, यस में अधिकतम कितने रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4, पी में कितने रह सकते हैं 6, 2 2 4 6 10, बचा कितना 1, यानी ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। किसका आपको याद रखना है, देखो ध्यान से ऐसे कर लेना सबका आप। जैसे जो पूछा जाता है बार बार वो होता है क्रोमियम, क्रोमियम होता है 24, तो जब आप इसी में भरोगे तो क्या होगा, देखो 1s2 2s2, फिर क्या होगा 2p6 3s2 3p6, उसके बाद क्या आएगा आपका, देखो ध्यान से, उसके बाद क्या आ रहा है 4s फिर 3d, 4s2 और 3d4, ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि आधे भरे हुए उपकोष या पूरे भरे हुए उपकोष वो ज्यादा स्थायी होते हैं, जो कि ना तो आधे भरे हुए ना ही पूरे भरे होते हैं। यहाँ पे हो जाता है 4s1 और 3d5, ठीक है ना। ऐसे अगर आप देखना उसका कापर का, तो वहां पे हो जाता है कि 4s1 और 3d10, और बाकी चीजें ऐसे ही रहती है। तो क्रोमियम और कापर का पूछा जा सकता है, इससे भी ध्यान रखिएगा। ओके, अब चलिए हम बात कर लेते हैं हुंड के नियम की। किसकी बात कर लेते हैं, हुंड के नियम की। बात कर लेते हैं हुंड के नियम की। देखो ध्यान से, हुंड का नियम क्या कहता है, हुंड का नियम, हुंड का नियम ये कहता है कि जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन करके जाते हैं, बाकी बचे इलेक्ट्रॉनों का हम क्या बनाते हैं, जोड़ा। जैसे मान लो हमारे पास ये पी ऑर्बिटल है, पी को उपकोष, उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिए, इनका कहना यह है कि पहले ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन करके जाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास P4 था, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल, फिर उसका क्या होगा, जोड़ा लगेगा। पहला क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लीजिए आपके पास P5 है, तो इसका आप कैसे भरोगे इलेक्ट्रॉन, ये 3 ऑर्बिटल, एक
2 और 3, पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन सब में पहुंचा दोगे, फिर स्टार्टिंग से आप पेयरिंग करोगे। ये है हुंड का नियम कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले एक, जैसे हम बात कर रहे थे पाउली के अपवर्जन नियम की, तो पाउली का अपवर्जन नियम ये कहता है कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। यदि किसी केस में 3 क्वांटम संख्या यानी कि NLM समान है, तो चौथा क्वांटम संख्या यानी चक्रण क्वांटम संख्या अवश्य ही भिन्न होगा। तो ध्यान दे रखिएगा, है ना, कि किसी भी केस में चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। यदि 3 किसी कारणवश समान है, तो चौथा क्वांटम संख्या अवश्य ही भिन्न होगा। अब इसी में हम लोग लास्ट बात कर लेते हैं, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग का एक साथ निर्धारण करना असंभव है। यदि आप स्थिति का निर्धारण करेंगे तो वेग में अनिश्चितता रहेगी, यदि वेग का निर्धारण करेंगे तो स्थिति में अनिश्चितता। जैसे मैं मार्कर लगातार मूव करा रहा हूँ, तो इसकी वेलोसिटी आप अगर बताओगे तो पोजीशन नहीं बता पाओगे कि कहाँ पे है, और अगर पोजीशन बताओगे तो अब किस वेलोसिटी से घूम रहा था वो आप नहीं बता पाओगे। इसको कहते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इसको हम मैथमेटिकली डिनोट करते हैं डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स लेस देन या इक्वल एच अपान 4 पाई। बस इतना ही है परमाणु की संरचना में। अब थोड़ा सा है विलयन में, और विलयन के बाद आप विलयन में देखिएगा मोलरता, नॉर्मलता, पीपीएम। पीपीएम खास करके आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें वाटर, अमोनिया, मेथेन, BeCl2 इनका संकरण आप पढ़ लीजिएगा, बताया ही है। उनमें संकरण क्या है, उनका आकार और आकृति क्या होगी, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। और नेचर बता पाइएगा कि जैसे कि कौन सा केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है, किसमें आयनिक बंध है, किसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, ये सारी बातें पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी और मैंने क्लास में तो बता ही दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप उसको पढ़िएगा। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, ध्यान दीजिए, आज जरूरी ये है कि अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वहां पर धांधिएगा मत, अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। और हाँ, लिखिएगा जरूर, पहले उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करिएगा, पहले आप उन प्रश्नों को करिएगा जिनका उत्तर आपको आता है, और अच्छा अच्छा सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। और खाली बिल्कुल नहीं छोड़ के आएंगे बच्चे की 1 2 3 पेज, पूरा पेज भरिएगा। पहले जो प्रश्न आते हैं उनको करिएगा, जो नहीं आते उनको भी सोचिएगा और करने का प्रयास करिएगा, और करिएगा जरूर। ओके, धन्यवाद।